नमस्कार। ये है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 4th का क्वेश्चन पेपर। ये आज हुआ है यानी कि 6 अप्रैल 2023 को। तो मेरे पास जो सेट है वो सी है। आपके पास ए हो सकता है, बी हो सकता है और डी हो सकता है। तो क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, सेट डिफरेंट है तो क्वेश्चंस थोड़े आगे पीछे होंगे। समय देखिए 1.5 घंटे का दे रखा है और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75 हैं और क्वेश्चंस भी यहाँ 75 हैं। ये देखिए, एक तो तुम लोग जो क्वेश्चन पेपर मुझे भेजते हो तो फ़ोटो तो कम से कम बेटा साफ भेजा करो। पिछला वाला भी ऐसा ही था और ये 4th सेमेस्टर का भी आपने ऐसा ही भेजा है। देखिए, पिंजर द स्केलेटन एंड अदर स्टोरीज वॉज रिटन इन, तो ये किस सन में लिखा गया था? 1950 में लिखा गया था। सही जवाब ए है। सेकेंड क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड कवर्स द टाइम पीरियड ऑफ, तो ये जो कहानी है द होम एंड द वर्ल्ड जो उपन्यास है वो किस टाइम पीरियड का है? तो ये 1907 और 8 के बीच का है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं कि सारे क्वेश्चंस वही आए हैं। मैंने आप लोगों को जो बताए थे, जितने मैंने वीडियो अपलोड किए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। देखिए तो अभी आपको पता चलेगा। अगर आपने वो सारी वीडियो देखे थे तो आप बहुत अच्छा करके आए होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द एडिटर ऑफ कबीर द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, तो जो कबीर नाम से इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर पुस्तक है उसके एडिटर कौन हैं? तो उसके एडिटर शिशिर कुमार दास हैं, है ना। तो इसका सही जवाब होगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भीष्म साहनी इज ओरिजिनली तो भीष्म साहनी मूलतः है प्ले राइट, फिक्शन राइटर, पोइट। तो वो नाटक भी लिखते हैं और फिक्शन भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखी हैं। तो ऑल ऑफ देम सही जवाब होगा इसका। महाश्वेता देवीज लिटरेचर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, तो महाश्वेता देवी की जो लिटरेचर है वो लिटरेचर ऑफ प्रोटेस्ट की कैटेगरी में आती है, यानी प्रोटेस्ट माने विरोध होता है। तो यहाँ वो एक तरीके से जो व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट है, उसका विरोध हो रहा है। यानी एक तरीके से सिंपैथी है नक्सलाइट्स के साथ, जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ। नक्सलाइट्स तो नहीं कह सकते, मतलब आदिवासी लोगों के साथ उनकी सिंपैथी है। तो ये लिटरेचर ऑफ प्रोटेस्ट की कैटेगरी में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कन्यादान डिपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, तो कन्यादान में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है वो अपर क्लास और दलित वर्ग, इनका कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। तो यहाँ जवाब ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन ट्रांसलेटेड ब्लैंक स्पेस हैज़ टू बी अप्रोच्ड एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम रेदर देन एज अ टेक्स्ट, तो ये पोइम के लिए आएगा, है ना। यहाँ पोइम सही जवाब है। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, देखिए मैंने आपको ट्रांसलेशन का एक एग्जाम्पल करवाया था कि इस तरीके से पूछा जाएगा, और वो देखिए उसी तरीके से लगभग पूछा गया है कि हमने नाश्ता कर लिया है। इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा? वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, यानी कि सी सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन विच सेलिब्रेशन वॉज भीष्म साहनी गोइंग टू पार्टिसिपेट मैंशनड इन द स्टोरी, यानी जो कहानी है अमृतसर आ गया, तो उसमें जो नरेटर है वो किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने जा रहा है? तो इसका सही जवाब है डी, इंडिपेंडेंस डे एट दिल्ली। तो जो आज़ादी मिली है, आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है दिल्ली में, तो नरेटर उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। तो जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिख भी रहा है कि नहीं? एक तो मैं करूं क्या, आप लोग साफ नहीं भेजते फ़ोटो। ये देखिए, हु इज़ अरुण अठावले, अरुण अठावले कौन है? तो वो राइटर भी है, पोइट भी है, एक दलित व्यक्ति भी है और ज्योति का पति भी है, यानी कन्यादान में आप इससे परिचित होंगे। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है। अच्छा, जिस बच्चे ने मुझे ये भेजा है क्वेश्चन पेपर उसके ज़्यादातर जवाब सही हैं, तो बेटा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अब मुझे बच्चे का नाम याद नहीं आ रहा किस बच्चे ने भेजा है, लेकिन जिसने भेजा है उसका बहुत अच्छा गया है क्वेश्चन पेपर, नो डाउट। फिर देखिए, विद होम पूरो वॉज गेटिंग मैरिड, तो पूरो की शादी किससे होने वाली थी? रामचंद्र से होने वाली थी, ये सही जवाब है। इन मोहन राकेश आधे अधूरे, मोहन राकेश के आधे अधूरे में जो हु इज़ द सेकंड पर्सन, दूसरा पुरुष कौन है? तो बेटा ये वाला आप गलत करके आए हो, आपने जगमोहन किया है। देखिए, सबसे
जो पहला पुरुष है वो महेंद्रनाथ है, उसके बाद दूसरा पुरुष सिंघानिया है ना। सिंघानिया के बाद आता है जगमोहन, तो जगमोहन तीसरा पुरुष है और जुनेजा चौथे नंबर पर आता है, तो जुनेजा चौथा पुरुष है। तो जो यहाँ पूछा गया है सेकंड पर्सन, दूसरा पुरुष, वो सिंघानिया है। और ये देखिए 13th क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन पिक्स अप ब्लैंक स्पेस फ्रॉम टोरी स्टेशन। तो टोरी स्टेशन से रेलगाड़ी क्या उठाती है? अगर आपने हंट कहानी वाला वीडियो देखा होगा तो आपने ये सही किया होगा, कोयला उठाती है। तो जो सही जवाब है वो डी है। फिर है इन वर्स 1 ऑफ कबीर, हु कैन फाइंड द गॉड इन अ मोमेंट ऑफ टाइम। तो जो पहली वर्स है कबीर की, उसमें किसको भगवान तुरंत मिल जाते हैं? तो जो ट्रू सीकर है यानी सच्चा खोज करने वाला है, उसको भगवान तुरंत मिल जाते हैं। तो जवाब इसका डी होगा। फिर है लिटरल ट्रांसलेशन इज, तो जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है, शब्दशः अनुवाद है। फिर फॉर विच नॉवल डिड भीष्म साहनी रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो किस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? तो तमस उपन्यास के लिए मिला था। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत उपन्यास है, कभी वक्त मिले तो पढ़िएगा। तमस के लिए मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ब्लैंक स्पेस इज द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर, यानी एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में जो कन्वर्जन होता है उसको ट्रांसलिट्रेशन बोलते हैं। फिर है विच इज़ नॉट अ ट्रांसलेशन टूल। तो इनमें से कौन सा ट्रांसलेशन टूल नहीं है? ये विकीपीडिया, ये ट्रांसलेशन टूल नहीं है। फिर है हाउ मैनी पठान ट्रेडर्स वर देयर इन द ट्रेन इन द स्टोरी अमृतसर आ गया है। तो अमृतसर आ गया कहानी में आपको याद होगा, मैंने वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने वो देखा है तो आप सही करके आए होंगे। यहाँ जवाब होगा 3 पठान थे। ये बेटा आपने कैसे गलत कर दिया? क्या आपने वो कहानी वाला वीडियो नहीं देखा था? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ आर द थीम्स डिपिक्टेड इन द स्टोरी अमृतसर आ गया। तो अमृतसर आ गया कहानी में जो थीम्स हैं वो कम्युनल राइट्स यानी कि सांप्रदायिक दंगे, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन यानी बंटवारे के समय जो मौतें हुई थी, जो विनाश हुआ था वो, और पेन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी अपनी जगह से विस्थापन का जो दर्द है। तो ये सारी ही थीम्स हैं, इसलिए इसका जवाब होगा ऑल ऑफ देम। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी द हंट। तो द हंट कहानी की जो हीरोइन है, मुख्य पात्र है, वो मेरी उरान है। ये बी सही जवाब है। व्हेन डिड महाश्वेता देवी रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। महाश्वेता देवी को ज्ञानपीठ अवार्ड 1996 में मिला था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ट्री इज़ ग्रोन मोस्टली इन टोरी। तो टोरी में जो मोस्टली उगाया जाता है वो साल ट्री है। फिर आधे अधूरे हावे हाउस वॉज पब्लिश्ड इन। तो इसकी जो डेट है देखिए, यहाँ जो ऑप्शंस में दी हुई है वो 1959 है। तो कई जगह यही डेट दी रखी है, तो इन ऑप्शंस में से तो 1959 ही सही है, लेकिन विकीपीडिया पर ये 1969 दे रखी है। तो इसको खैर अब आप लोगों का तो हो ही गया एग्ज़ाम, आगे आने वाले लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो वो लोग नोट कर लें कि 1959 एक दो बुक्स में दे रखी है और विकीपीडिया पर 1969 दे रखा है, तो दोनों डेट्स आप नोट कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नेम द डॉटर हु गॉट मैरिड टू मनोज इन आधे अधूरे। तो आधे अधूरे में जिस बेटी की शादी मनोज से होती है उसका नाम बिन्नी है। फिर इन विच ईयर डिड टैगोर रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला था, ये सही जवाब है। फिर विच मूवमेंट इज़ मैंशनड इन द नॉवल होम एंड द वर्ल्ड। तो घरे बाहरे यानी होम एंड द वर्ल्ड जो उपन्यास है उसमें स्वदेशी मूवमेंट का जिक्र आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हु इज़ मॉडरेट इन हिज व्यूज़ इन द नॉवल होम एंड द वर्ल्ड। तो होम एंड द वर्ल्ड उपन्यास में कौन है जिसके व्यूज़ बड़े उदार हैं? मॉडरेट माने उदार है अपने विचारों में, तो वो निखिल है। और भैया इतना लंबा टिक लगाया है जिसने मुझे भेजा है पेपर, बेटा इतना लंबा टिक, तो लेकिन जवाब सही है आपका, निखिल है। फिर है हु कन्विंसेस बिमला टू स्टील मनी फ्रॉम हर हस्बैंड। तो बिमला को कौन विश्वास दिलाता है, विश्वास में लेता है और उकसाता है कि अपने पति के पैसे चुरा ले। तो ये काम संदीप करता है, तो सही जवाब है आपका। हु एबडक्टेड पूरो। पूरो का अपहरण किसने किया था? रशीद ने किया था, ये सही जवाब है। इतना आसान क्वेश्चन पेपर, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन पेपर की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। सचमुच राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी वाले बड़े
दयालु हैं बच्चों के प्रति। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ईयर डिड अमृता प्रीतम रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड अमृता प्रीतम को 1956 में मिला था। फिर व्हाट इज़ आर द थीम्स ऑफ पिंजर रिटन बाय अमृता प्रीतम। तो अमृता प्रीतम ने जो पिंजर उपन्यास लिखा है उसकी थीम्स क्या है? कम्युनल एनमिटी यानी जो सांप्रदायिक शत्रुता है, पैंग्स ऑफ पार्टीशन बंटवारे का दर्द है, रशीद्स फैमिली एनमिटी रशीद का जो पारिवारिक दुश्मनी है, ये सारी ही थीम्स हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हु ट्रांसलेटेड आंसू इन इंग्लिश विद द टाइटल द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। तो आंसू का ट्रांसलेशन किसने किया इस टाइटल से, इस शीर्षक से, यानी द गार्डन ऑफ लोनलीनेस, इस शीर्षक से इसका ट्रांसलेशन किया चार्ल्स एस.जे. वाइट। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं वीडियोस में, अगर आपको ने देखे हों वो तो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन द आंसू। तो आंसू में कितने स्टेंजाज हैं? 190। मैंने कहा था आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आ गया, रोमांटिक एज इन हिंदी लिटरेचर इज़ नोन एज। तो जो हिंदी साहित्य में रोमांटिक लिटरेचर है उसको किस नाम से जाना जाता है? रोमांटिक एज को छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर है विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन फॉलोइंग लाइन। तो कौन सा अलंकार है इस लाइन में? तो ये बेटा आप गलत कर आए हो। जो लाइन है देखिए, स्प्रेड आउट लाइक स्टार फॉक। तो जहाँ सो लाइक एज वर्ड आ जाते हैं वो अपने आप सिमिली हो जाता है। इतना तो ये शुरुआत में ही आपको पढ़ाया जाता है, कैसे भूल गए आप, है ना। तो लाइक वर्ड आया है ना, स्प्रेड आउट लाइक स्टार फॉक यानी सितारों की तरह फैला हुआ है। तो यहाँ सिमिली है ना, उपमा है। तो ये सही जवाब इसका डी होगा, आपने गलत कर दिया ये। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? आंसू इज़ रिटन इन, तो ये क्वार्टेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, सही जवाब है आपका। व्हाट डू यू मीन बाय अद्वैतवाद ऑफ कबीर। तो अद्वैतवाद का मतलब होता है वननेस ऑफ ह्यूमन सोल एंड गॉड, यानी जो आत्मा है और परमात्मा है वो एक हैं, है ना। तो इसका सही जवाब बी होगा। अद्वैतवाद ये कहता है आत्मा परमात्मा एक हैं। फिर है टेल मी ओ स्वान योर एंशियंट टेल। अरे ओ हंस, मुझे अपनी पुरानी कहानी सुनाओ। तो यहाँ पे जो स्वान है वो किसका सिंबल है? स्वान सोल का सिंबल है, आत्मा का सिंबल है, और ये कबीरदास जी की कविता से लिया गया है। तो ये सही जवाब है आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, कबीरदास पोइट्री इज़ अ सीवियर कमेंट ऑन। तो कबीरदास जी की जो कविता है वो बड़ा कठोर टिप्पणी है किसके ऊपर? कास्टिज्म यानी जातिवाद के ऊपर, कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता के ऊपर, रिलीजियस ऑस्टेंटेशन यानी धार्मिक प्रदर्शन के ऊपर। तो ऑल ऑफ दीज सही जवाब है, इन सभी के ऊपर ये टिप्पणी है। वो तो बहुत ज़्यादा आक्रमण करते हैं, और मैंने आपको बताया था जब कबीरदास जी पढ़ाए थे कि भैया आज के ज़माने में होते तो तारीख पर तारीख कर रहे होते, मुकदमे ही इतने उनके ऊपर जड़ दिए जाते। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41, कबीरदास जी वॉज ब्रॉट अप बाय। कबीरदास जी का लालन पालन किसने किया था? अ वीवर कपल, एक जुलाहा कपल था, नीरू और नीमा, उन्होंने किया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42, द फोर्थ मैन जुनेजा सेज फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो चौथा पुरुष है जुनेजा, वो ये बात कहता है अबाउट हुम, किसके बारे में? इन आधे अधूरे में। तो ये तो बेटा अगर आपने पढ़ा है तो ही आप कर पाएंगे। ये जो बात वो कहता है ही इज़ वीक, वो कमज़ोर है बट नॉट दैट वीक, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं है। ही इज़ अटैच टू यू, वो तुमसे मोहब्बत करता है, बट नॉट दैट अटैच, लेकिन इतनी भी नहीं करता, इतना भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये बात जो बोलता है जुनेजा वो सावित्री से कहता है, और ये महेंद्र नाथ के बारे में कहता है। सावित्री का जो पति है महेंद्र नाथ, उसके बारे में कहता है। तो ये लास्ट में डांटता है, एक तरीके से भड़क जाता है जुनेजा। तो ये उसके शब्द हैं और महेंद्र नाथ के बारे में हैं। तो मैं आपको पूरा ड्रामा नहीं पढ़ा पाई इसलिए, लेकिन फिर भी जिस बच्चे ने का ये पेपर है उसने यहाँ पर हल्का सा टिक लगा रखा है जो कि सही है, महेंद्र नाथ के बारे में ही ये कहा गया है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। ये कह रहा है व्हाट इज़ दैट फ्लूट हुज म्यूज़िक थ्रिल्स मी विद जॉय। तो वो फ्लूट कौन सी है, वो बांसुरी जिसका संगीत मुझे आनंद से भर देता है। तो ये क्या है? मिस्टिसिज्म है, रहस्यवाद है।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 44, द वर्ड ट्रांसलेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो ट्रांसलेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। सी सही जवाब है। इंडिया इज़ अ, तो इंडिया मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टीकल्चरल कंट्री है, यानी बहुभाषी देश भी है और बहुसांस्कृतिक देश भी है। तो दोनों ही सही जवाब हैं, इसलिए हमारा जवाब होगा सी, बोथ ए एंड बी। फिर देखिए एक और ट्रांसलेशन पर ही है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी ये जो सेंटेंस दे रखा है इसका हिंदी इक्विवेलेंट कौन सा होगा सबसे अच्छा। इट इज़ नो यूज़ कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी सुअर के सामने मोती डालने से कुछ नहीं होगा। तो ये वाला जो है हिंदी में जब इसको ट्रांसलेट करते हैं, अगर आप सिर्फ वर्ड्स देखेंगे तब तो फिर इसका हो गया ए। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरीके के ट्रांसलेशन में हम वर्ड्स का ट्रांसलेशन नहीं करते बल्कि मीनिंग का ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये एक कहावत है, यानी भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये इसका जो सही ट्रांसलेशन है वो बी होगा, है ना। वर्ड्स के हिसाब से तो ए होगा, लेकिन सेंस के हिसाब से बी होगा, तो बी ही इसका सही जवाब है। फिर देखिए एक और इसी तरीके का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो इस लाइन का सबसे ज़्यादा जो उचित अनुवाद है वो क्या होगा? जैसा देश वैसा वेश। तो वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ये बिल्कुल सही अनुवाद है। बाकी ये नहीं सही है, ये गलत है। फिर देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, तो इसका जो ट्रांसलेशन है, ओ सर्वेंट वेयर डस्ट दाउ सीक मी, ये एकदम सही ट्रांसलेशन है। तो इसका जवाब ए होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अपीयर्स इन द प्ले आधे अधूरे हाफ वे हाउस। तो नाटक आधे अधूरे में इनमें से कौन सा कैरेक्टर दिखाई देता है? जयप्रकाश उसमें नहीं है, ज्योति उसमें नहीं है, सेवा उसमें नहीं है। ये ज्योति और ये सेवा, ये सब किस नाटक में? ये कन्यादान के पात्र हैं। तो आधे अधूरे का पात्र कौन है इसमें? सावित्री है। तो सही जवाब है। और जिस बच्चे ने का ये पेपर है उसका भी बिल्कुल सही जवाब है। द प्ले आधे अधूरे हाफ वे हाउस ओपन्स इन 1960 विद अ मैन इन अ ब्लैक सूट, बिल्कुल सही जवाब है। जब आधे अधूरे नाटक खुलता है तो उसमें सबसे पहले काला सूट पहने एक आदमी दिखाई देता है। फिर है होम डज बिन्नी इलोप एंड मैरी, यानी बिन्नी किसके साथ भाग जाती है और शादी कर लेती है इन द प्ले आधे अधूरे हाफ वे हाउस। तो हाफ वे हाउस यानी आधे अधूरे में जो बिन्नी है वो मनोज के साथ भाग जाती है, उससे शादी कर लेती है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अपीयर्स इन द प्ले कन्यादान। तो जो नाटक कन्यादान है उसमें इनमें से कौन सा कैरेक्टर दिखाई देता है? जो कन्यादान है उसमें महेंद्र नाथ नहीं दिखाई देता। महेंद्र नाथ आधे अधूरे में है ना, सावित्री का पति है, उससे आप परिचित हो चुके हैं। उसमें जो कैरेक्टर दिखाई देता है अरुण अठावले दिखाई देता है। तो बेटा आपने ये गलत कर दिया है, आपने बोथ ए एंड बी पर निशान लगाया था, ये गलत है। महेंद्र नाथ उसमें नहीं है कन्यादान में, तो केवल अरुण अठावले है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ ऑफ विच पोइट द प्ले कन्यादान इज सपोज टू बी बेस्ड, यानी एक कवि के ज़िंदगी पर आधारित है। ये माना जाता है कि जो कन्यादान नाटक है वो एक कवि की ज़िंदगी पर आधारित है। तो उन कवि का नाम नामदेव ढसाल है। तो नामदेव ढसाल की ज़िंदगी पर आधारित है कन्यादान, ऐसा कहा जाता है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन द नॉवल पिंजर। तो पिंजर उपन्यास में इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं दिखाई देता? तो मोहनलाल उसमें है और तारा उसमें है। पंडित कालीनाथ जो कैरेक्टर है वो अनटचेबल में है ना, मुल्कराज आनंद का उपन्यास है अनटचेबल, तो उसका पात्र है पंडित कालीनाथ। और त्रिलोक ये भी स्केलेटन में है। तो इसका जो सही जवाब हमारा होगा सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रहा है सेलेक्ट द राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ RBMT फ्रॉम द फॉलोइंग। तो RBMT की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो इसकी फुल फॉर्म है रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, यानी इसका जवाब ए हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 56, आइडेंटिफाई द राइट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वो आपको बताना है।
अब सही स्टेटमेंट यहाँ पर, लिटरल ट्रांसलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट ट्रांसलेशन और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। यानी लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब है सीधा सीधा या शब्दशः अनुवाद, और यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट है, फॉर ट्रांसलेशन की बजाय यहाँ फ्री ट्रांसलेशन होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में थोड़ा गलत आया है ये शब्द। तो फ्री ट्रांसलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव ट्रांसलेशन। तो ये दोनों ही सही हैं, तो इसका जवाब सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर वॉज बॉर्न नियर। तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, किसके पास हुआ था, बनारस के पास हुआ था। अब देखो आपने कैसा टेढ़ा मेढ़ा फोटो खींचा है। हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर। तो कबीर के गुरु कौन थे, स्वामी रामानंद थे। सही जवाब ए है। द गार्डन ऑफ लोनलीनेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। तो गार्डन ऑफ लोनलीनेस किस विषय वस्तु पर आधारित है। तो यहाँ जो विषय वस्तु दे रखी हैं, द ब्यूटी ऑफ द गार्डन, पैट्रियोटिज्म, सोशल एलिनेशन, तो ये नहीं है। उसकी जो थीम है वो पैंग्स ऑफ सेपरेशन, यानी पैंग्स माने दर्द, दुख, और सेपरेशन जुदाई, वियोग का जो दर्द है, एंड लॉन्गिंग और इच्छा, यानी प्रियतम से मिलने की इच्छा। ये सही जवाब है डी। हु हैज़ सेड दीज वर्ड्स। तो ये शब्द किसने बोले हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, द होम एंड इन द होम एंड द वर्ल्ड। तो द होम एंड द वर्ल्ड में ये शब्द किसने बोले हैं, आई हैड रॉब्ड माई हाउस, मैंने अपने घर को लूटा है। आई हैड रॉब्ड माई कंट्री, मैंने अपने देश को लूटा। तो ये शब्द विमला के हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मच मनी डज विमला गिव टू संदीप। तो विमला संदीप को कितने रुपए देती है, ये 6000 रुपीज़ देती है। फिर है इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ TL सिग्निफाइज। तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ में TL का क्या मतलब है, वो टारगेट लैंग्वेज होती है। और फिर है फ्री ट्रांसलेशन आर आइडियल फॉर। तो फ्री ट्रांसलेशन किसके लिए आदर्श हैं, वो लिटरेरी टेक्स्ट के लिए आदर्श हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मैनी रीजनल लैंग्वेजेस हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाओं को रिकग्नाइज किया गया। तो 22 भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैंने वीडियो में अपने में बताया था आपको। द नॉवल पिंजर वॉज ओरिजिनली रिटन इन। तो पिंजर उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था, वो आपने देखो यहाँ गलत निशान लगा रखा है बेटा, ये पंजाबी में लिखा गया था। अमृता प्रीतम मेनली पंजाबी में लिखती हैं, तो ये जवाब डी होगा इसका। द ट्रांसलेटेड वर्क द होम एंड द वर्ल्ड वॉज डन बाय। तो द होम एंड द वर्ल्ड जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया था, घरे बायरे राम से लिखा गया था, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने किया। तो इसका सही जवाब है बी। ये आपने गायत्री स्पिवाक पे लगा रखा है, ये गलत है। गायत्री स्पिवाक ने जो ट्रांसलेट किया है वो महाश्वेता देवी जी की कहानियों को, द्रौपदी को भी ट्रांसलेट किया है, द हंट को भी उन्होंने ही ट्रांसलेट किया है, तो वहाँ गायत्री स्पिवाक आएगा। लेकिन उस पर तो जवाब सवाल पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन पेपर में। इसको ट्रांसलेट सुरेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 67, हु इज़ द जमींदार इन द नॉवल होम एंड द वर्ल्ड। तो होम एंड द वर्ल्ड यानी घरे बाहरे में जमींदार कौन है। आपने ये कहाँ से चंद्रनाथ लगा दिया बेटा, जमींदार निखिलेश है, मतलब बिमला का पति है, वही तो है जमींदार। तो सी आएगा इसका जवाब। हु हैज़ ट्रांसलेटेड द सॉन्ग्स ऑफ कबीर इनटू इंग्लिश। तो कबीर के गीतों को अंग्रेज़ी में अनुवाद किसने किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। फिर है अमृतसर आ गया इज़ अ। तो अमृतसर आ गया एक शॉर्ट स्टोरी है, तो जवाब ए होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ नॉट रिटन बाय विजय तेंदुलकर। तो इनमें से कौन सा नाटक विजय तेंदुलकर द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये कन्यादान, साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन और घासीराम कोतवाल, ये तीनों विजय तेंदुलकर के हैं। द ब्लाइंड विपो ये विजय तेंदुलकर का नहीं है। हु इज़ द चीफ प्रोटेगोनिस्ट ऑफ कन्यादान। तो कन्यादान का मुख्य पात्र कौन है। अब यहाँ जो दे रखे हैं सेवा, नाथ देवलालीकर और अरुण अठावले, जयप्रकाश, तो सेवा ज्योति की माँ हैं, नाथ देवालीकर ये ज्योति के पिताजी हैं, जयप्रकाश ज्योति का भाई है, और अरुण अठावले ज्योति का पति है। तो इसका वैसे तो मुख्य पात्र ज्योति खुद है
है ना, ये उसी की कहानी है। लेकिन अगर सेकंड नंबर पे हम किसी पात्र को लेते हैं तो वो अरुण अठावले है, ज्योति का पति। वो एक दलित है, उसमें एक फ्रस्ट्रेशन है उच्च वर्ग के खिलाफ, और उस फ्रस्ट्रेशन को वो अपनी पत्नी ज्योति पर निकालता है, उसको मारता पीटता है। तो जो उसका प्रोटैगनिस्ट अब ज्योति होती तो हम ज्योति को टिक लगाते, अब ज्योति नहीं है तो हम अरुण अठावले को लगाएंगे, तो सही जवाब सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 72, ट्रांसलेशन इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन। तो सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन ही ओल्डेस्ट फॉर्म है, क्योंकि देखिए जो प्राचीन काल में क्या होता था कि कहानियाँ एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। यानी कोई यूरोप का यात्री यहाँ घूमने आया, वो यहाँ आके अपनी कहानी सुना गया, या यहाँ से कहानियाँ सुन के गया तो उसने अपनी भाषा में वहाँ जाके ट्रांसलेट कर दी। तो जो सबसे पुराना ट्रांसलेशन है वो सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन है, यानी वर्ड फॉर वर्ड या टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट नहीं है, लाइन बाय लाइन भी नहीं है, बल्कि सेंस फॉर सेंस है। कोई कहानी किसी ने कहीं सुनी और दूसरी जगह जाके वो सुना दी, तो सेंस फॉर सेंस आएगा इसमें। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 73, ब्लैंक स्पेस इज़ यूज्ड एज अ वेपन इन बोथ डॉगमेटिक एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो लैंग्वेज को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी डॉगमेटिक होते हैं कट्टरपंथी, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, कॉन्फ्लिक्ट माने झगड़े। तो राजनीतिक झगड़े किए जाते हैं, कट्टरपन दिखाया जाता है भाषा के आधार पर। अपने इंडिया में भी आपने देखा है ना कि जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी पर जोर देते हैं, लेकिन उधर तमिलनाडु में जाइए वहाँ तो लोग लड़ने लग जाते हैं अगर आप कहें उनसे कि भैया हिंदी में ज़रा बता दो, तो क्योंकि वो अपनी भाषा से प्यार करते हैं। महाराष्ट्र में वो मराठी भाषा से प्यार करते हैं। अच्छा, मराठी नहीं जानता, एक दो बार तो न्यूज़ में भी आता है कि किसी यात्री से लड़ बैठा कोई वहाँ का दुकानदार कि अच्छा तुम्हें मराठी नहीं आती तो क्यों आए हो यहाँ महाराष्ट्र में, या तमिल नहीं आती तो तमिलनाडु में क्यों आए हो। तो ये इसका जवाब ट्रांसलेशन ना हो के लैंग्वेज होगा। तो बेटा आपने यहाँ ये जो लगा रखा है ये गलत है, इसका लैंग्वेज होगा। फिर देखिए ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज कॉल्ड। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरलिंग्वल ट्रांसलेशन कहते हैं, है ना। और भाषा के अंदर ही जब ट्रांसलेशन होता है तो इंट्रालिंग्वल होता है। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था, है ना, कि जैसे तू का कर रहा है तो, और उसको जब हम हिंदी में बोलेंगे कि स्टैंडर्ड हिंदी में बताओ तो उसको हम बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो वो इंट्रालिंग्वल हो गया। फिर है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो तकनीक में जो विकास हुआ है उसने ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को कैसा बना दिया है, मोर इजी, ज़्यादा आसान बना दिया है। अब हमको तुरंत ही मिल जाती हैं चीज़ें, जैसे मोबाइल पे एक क्लिक मारते हैं वर्ड का मीनिंग तुरंत मिल जाता है। पहले डिक्शनरी उठाते थे, ढूंढते थे, कभी कभी डिक्शनरी में भी कोई शब्द नहीं मिलता था, है ना, तो बड़ी परेशानी होती थी चीज़ों को ट्रांसलेट करने में। लेकिन आज ज़्यादा आसान हो गई हैं चीज़ें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, बेहद आसान पेपर है और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।